दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम की। 20 अप्रैल को पहलगाम के अंदर 26 हिंदुओं को की हत्या कर दी गई और हत्या कर दी गई 22 अप्रैल। चलो ठीक है, दोबारा कर दो। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम अटैक की। 22 अप्रैल को 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई पहलगाम के अंदर और उनका नाम पूछा गया। फिर पूछा गया कि आप कलमा पढ़ सकते हो। मतलब आप ये हाल लगा लीजिएगा कि वहां पे एक हिसाब से पेंटे उतार के पूछा गया कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो अगर मुसलमान मिला उसको तो छोड़ दिया, हिंदू का कत्लेआम कर दिया गया। और इसके अंदर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि इससे पहले 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। और ये स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे नहीं दी, एक डायरेक्शन दी थी कि हम कुछ करने वाले हैं। और इससे पहले क्या था कि अमेरिका के कुछ डेलीगेशन आई थी पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे कहा जाता है कि आईएसआई के लोगों से उनकी बात हुई कि आप कुछ इंडिया के अंदर करो। तो इसका जो सारा कनेक्शन जाता है वो जाता है यूएस से, क्योंकि यूएस की सीआईए या डीप स्टेट वो इंडिया को कभी प्रोग्रेस नहीं होने देती। और पाकिस्तान को एक तरफ चाइना उकसाता है, एक तरफ यूएस उसको उकसाता है कि आप इंडिया को बिजी रखो, क्योंकि उनको इंडिया से डर लगता है कि इंडिया अगर प्रोग्रेस कर गया, मजबूत हो गया, तो यूएस को खतरा होगा फ्यूचर के अंदर। और इसी चक्कर में ये पहलगाम का अटैक हुआ। बहुत से इंसिडेंट है जहां पे हम लिंक कर सकते हैं कि यूएस क्यों नहीं चाहता कि इंडिया मजबूत हो। और इसी चर्चा में इश्यू बात करने के लिए हमारे साथ राजन खन्ना जी बैठे। राजन खन्ना जी, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ उससे पहले आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दी थी, एक मतलब दिया था, एक डायरेक्शन दी थी, हेट हिंदू हेट इंडिया। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सीआईए का भी हाथ है बीच में? देखिए, ये सारी अगर हम लोग 16 अप्रैल को जो आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने एक उसने स्पीच दी थी, उस वक़्त स्पीच को एनालाइज अगर सिर्फ किया जाता तो उसके अलग अलग उसके जो है ना वो कंटोर्स नज़र आ रहे थे। लेकिन अब अगर उसके बाद में से लेकर उस 16 अप्रैल से लेकर बाद में 22 अप्रैल में जो है ये नृशंस हत्याकांड का होना पहलगाम में, उसके बाद में एक पूरा जो ग्लोबल मीडिया जो कंट्रोल था डीप स्टेट द्वारा, उसके द्वारा पाकिस्तान की जीत दिखाई जाना, ठीक है। और उसके बाद में उस जीत के श्रेय के रूप में आसिम मुनीर का जो एलिवेट करना एक फील्ड मार्शल के स्तर के ऊपर, और उसके बाद में किस प्रकार से जितनी घटनाक्रम में देखिए वहाँ से लेकर अब तक आपको पूरी एक कड़ी नज़र आ जाएगी। उस समय 16 अप्रैल की जो उसकी स्पीच के अर्थ शायद ना इतने ज़्यादा समझ आते। आज हम अगर रिट्रोस्पेक्ट में जाते हैं तो लगता है कि ये पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड जो था इनका यूएसए की डीप स्टेट का एक काम था। थोड़ी सी बैकग्राउंड में मैं आपको और लेके जाता हूँ कि चाइना और यूएसए की इस वक्त बहुत ज़बरदस्त दुनिया में जो है ना कन्फ्रंटेशन चल रही है। रंग रूप अलग है, जिस तरह से रशिया और यूएसए की चली थी वैसे नहीं है। क्योंकि रशिया का क्या था कि उसके पास में उसने कोशिश की थी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पावर के बल के ऊपर। इकोनॉमिक पावर उसके पास में जो थी नहीं थी, उसी कारण कोलैप्स भी हुआ जब उनकी इकोनॉमी बाद में कोलैप्स होने लग गई। चीन का पैराडाइम पूरा अलग है। चीन क्या कर रहा है कि उसका पूरा जोर ही है वो इकोनॉमिक उसकी प्रोग्रेस के ऊपर है, उसकी एक्सपोर्ट्स की जो उसका मसल है उसके ऊपर है। वो जो छोटे छोटे मुल्कों में जा कर के एक एड के नाम के ऊपर उनको ट्रैप करता है, उसके ऊपर है। तो चाइना का एक काम करने का तरीका रशिया से बहुत अलग है। और अब तो ये होने लग गया है कि रशिया और चाइना का एक बहुत ज़बरदस्त आपस में जो है वो कोहेशन भी बन गया है। तो इसकी बैकग्राउंड ये थी कि यूएसए जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को अपना एक जो है क्लाइंट स्टेट ही समझता रहा है। और उसका मोटस ऑपरेंडी ये था कि जो कि जिसको कहते हैं कि जैसे पावर दैट बी जो वहाँ पर होती है। जैसे उन्होंने देखा कि 1975-76 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो बहुत पावरफुल हो रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थोड़ा मानसिक तौर से सोशलिस्ट टाइप का आदमी था, तो वहाँ से उसको निकालना चाहता था यूएस से। तो उसने क्या किया कि जो उन्होंने अपने किस्म के, हम कहते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने स्लीपर सेट बनाए होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर इनके यूएसए के एक डीप सेट्स हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं, जब वो चाहे उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उन्होंने, जबकि ये जूनियर ऑफिसर था जियाउल हक, लेकिन इसको भुट्टो द्वारा ही प्रमोट करवाया
और उसके बाद में जैसे ही वो आया पावर में, उसने भुट्टो को जो है फांसी दे दी। और एक सबसे अच्छा, बड़ा मैं उनके खन्ना जी आपको यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा, मैं थोड़ा सा आपको अपना भी एक्सपीरियंस बता दूं। एक्चुअली जब भुट्टो आया ना, नेचुरली बात है कि अमेरिका से के इन्फ्लुएंस से दूर होना चाहता था और इंडिया से दोस्ती करना चाहता था। अमेरिका को पसंद नहीं है कि हमारी दोस्ती हो, उनको पता है कि वहां पर अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, तो अमेरिका से हमारी दोस्ती हो जाएगी उसके साथ, या वो इंडिया से दोस्ती करेगा तो अमेरिका का जो आप समझो पपट है वो हट जाएगा। अमेरिका बिल्कुल हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई उनका मिलिट्री रूलर हो, ताकि उसको कभी भी कान घुमा के इस तरफ कर सके, उस तरफ कर सके, और इसीलिए मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर को आज सपोर्ट कर रहे हैं। जी। अच्छा, वो मैं कड़ी इसलिए जोड़ना चाहता था भुट्टो के साथ में आसिम मुनीर की, कि इन्होंने हमेशा से ही जो जो इनकी बात के ऊपर सहमत नहीं होता पाकिस्तान का हुक्मरान, उसको बाहर करवा देते हैं। जिस तरह से भुट्टो को इन्होंने करवाया था जियाउल हक से। बाद में जब भारत के साथ दोस्ती करना चाहता था अपना ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज ठीक है, शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ को इन्होंने इससे बाहर करवा दिया, अपना मुशर्रफ से, तरफ से बाहर करवा दिया। अब क्या हुआ है कि आसिम मुनीर भी इनकी एक असेट है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, तो इसको इन्होंने प्रमोट करना था, एलिवेट करना था, उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्पीच में उसने क्लियर कहा, जो तीन चीज़ें उसकी, तीन चार चीज़ें जो उसकी स्पीच की हाईलाइट है ना जी, पहली तो ये थी, उसने कहा है कि हम बिल्कुल डिफरेंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात उसने कहा कि हम बहुत ज़्यादा जो है मार्शल सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो कहा। और तीसरी उसने कहा कि भाई हम कश्मीर को जो है वो बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ये उसकी स्पीच का एक अंग था। तो तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब 22 अप्रैल को ये नृशंस हत्याकांड हुआ पहलगाम में, उसकी भी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड देखिए, कि जैसे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई सरकार, हमारी इतनी आर्मी है वहाँ पर हमारी आरआरबी है, वहाँ पर और भी बाकी हमारी जो फोर्सेज हैं, तो इसको अवॉइड क्यों नहीं कर पाए, रोक क्यों ना पाए। तो लोगों को उसकी टोपोग्राफी जो है वो पता नहीं है। अब मैं तो लगभग पर्सनली भी बताऊं, मैं पूरा इलाका घूमा हुआ हूँ पूरा, मतलब काजीगुंड से लेकर के ऊपर गुरेज वैली तक, और इधर बारा जो है वो उरी तक, और ये साइड में जो है, ये क्या है कि पीर पंजाल के नॉर्थ में एक इलाका आता है, जो वहाँ पर जो कुकरनाग करके एक जगह है, कुकरनाग के जंगल जो है ना वो सिंथाल टॉप को क्रॉस करते हैं और सीधा पीर पंजाल के इस साइड में आकर किश्तवाड़ को मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी जो ये आतंकवादी वहाँ पर घटनाएं करते थे, ये क्या करते थे, इस डेंस जंगल की जो बहुत ज़्यादा वो है वो फ़ायदा उठाते थे। कहीं भी काम कोई वारदात करेंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पर कुकरनाग के जंगलों में, वहाँ पर उनके हाइड आउट्स थे। वहाँ पर इनकी जो लोकल सपोर्टर्स भी बहुत हैं जो उनको रहने के लिए, देखिए कि कोई भी देखो आतंकवादी भी आखिर तो देखो इंसान है, वो भूखा पेट तो नहीं रह सकता ना, उसको खाना भी चाहिए, ठीक है, उसको ट्रूप मूवमेंट्स की जो होती है, इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स की उसकी जानकारी भी चाहिए कि कौन से गांव में की घेराबंदी हुई है, कौन से कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको लोकल वहाँ के जो उनके असेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर इसलिए मीडिया में चर्चा नहीं होती है लोकल असेट्स की ज़्यादा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम उनको बी फ्रेंड करना चाहते हैं कश्मीरी पॉपुलेशन को, उनके ऊपर हम ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते कि आप लोग जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क की जो है वो आप सहायता करते हो। देखो सच्चाई सच्चाई है, मैं नहीं कहता कि सारा अवाम उनकी सहायता करता होगा, लेकिन कुछ लोग तो है ही है ना, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी टेररिस्ट मूवमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं तो हो ये सकती। सारे, हाँ, ये सारे इलाके जो थे ना जी, इसमें उन्होंने अपने लोकल भी जो है वो स्लीपर सेल बना रखे थे, जो उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, जो उनको खाना वाना पहुंचाया करते थे। और अच्छा खन्ना साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो खच्चर वाले होते हैं, जी, खच्चर वालों को भी पता था, और कोई खच्चर वाले जो टूरिस्ट को लेके जाना था वो वहां पे आए नहीं, उनको पता था कुछ होने वाला है, तो इस टाइम पे जो कुछ खच्चर वाले उनको पकड़ा गया। फिर एक और बात है, मैं भी गया हूँ पहलगाम के अंदर, पहलगाम के आसपास जो हिल्स हैं, आर्मी उनके अंदर नहीं होती, आर्मी हिल्स के बॉटम पे होती है, यानी कि हिल्स के बाहर होती है, जंगल के बाहर होती है। जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकती आर्मी, क्योंकि उनको सामान चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनके ऊपर जंगल से कोई अटैक कर देगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे बहुत सा शोर बचा था यहाँ पे अपोजिशन के द्वारा कि इनको पकड़ा क्यों नहीं, भाग कैसे गए। देखिए जब भाग रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जंगल के अंदर जो देखा जाता है पकड़ने का टाइम होता है, उसमें आप 10 मीटर तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके आगे जाएंगे तो आपको खतरा हो सकता है।
लेकिन आर्मी उनको चेस करती रही, 3-4 बार उनके पास पहुंची, लेकिन पकड़ नहीं पाई। अल्टीमेटली इनको पता था कि बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास आज लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो टनल को वेरीफाई कर सकते हैं कहाँ पे टनल है। बीएसएफ के पास भी है और साथ में आर्मी के पास भी। तो देखा वहां पे कोई टनल मिली, जिनको भर दिया इन्होंने। टनल को भरने के बाद जो टेररिस्ट थे वो इंडिया के अंदर आ गए, जा नहीं पाए। फिर आप करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसके ऊपर। जी, अभी क्या हुआ कि उसमें इन्होंने जो प्लान किया हुआ था, तो पाकिस्तान से जैसे ही मैंने बताया 16 अप्रैल की जो उसकी स्पीच होती है आसिम मुनीर की, जो पूरी की पूरी यूएसए ने ही प्रोवोक करके करवाई थी, क्योंकि यूएसए चाहता ही नहीं है कि इस क्षेत्र में शांति हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भुट्टो के टाइम पर भी उन्होंने सैबोटेज किया, नवाज शरीफ के टाइम पर उन्होंने सैबोटेज किया, बेनजीर भुट्टो के टाइम पर उन्होंने सैबोटेज किया। वो हमेशा सैबोटेज करते रहे, उनके कारण ही होता है। कारगिल भी मैंने एक बार पहले आपके साथ मुझे शो किया तो मैंने कहा था कि जनरल जावेद हसन, मेजर जनरल जावेद हसन, वो अमेरिका 1.5 साल 2 साल जो है वो ट्रेनिंग करके आया था, जो वो कोटरी का हिस्सा था मुशर्रफ के साथ में। वो जनरल अजीज था और जनरल महमूद था, इसके साथ में जावेद हसन जो था वो 2 साल का कोर्स करके आया था वहाँ से। और ये सारा जो कारगिल के पीछे भी पूरा हाथ जो था वो इन्होंने बताया ही नहीं ना उस वक्त, नवाज शरीफ को खुद कर डाला। उसको पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं। यूएसए ही सारे काम जो है करवा रहा है, सीआईए। अच्छा खन्ना साहब, मैं सोचता हूँ कि आपके साथ मैं कारगिल का इशू भी करूँ, मुझे भी कई चीजें पता है, आपको तो बहुत डीप नॉलेज है। कारगिल का भी अलग से वीडियो बनाते हैं, कारगिल का करेंगे अपन नेक्स्ट एक। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने बकायदा पूरी स्क्रिप्टेड जो करने वाले थे, बाद में जो फायदा उठाने वाले थे आसिम मुनीर का, उसको ध्यान में रखते हुए उससे ये स्पीच जो है वो करवा दी उसके। और तैयारी शुरू हो गई, इनकी तैयारी थी। इनकी जो डीप असेट्स हैं, जो इनके स्लीपर सेल थे, वो कश्मीर वैली में तैयार करे थे। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपने खच्चर वालों की बात की है। कश्मीर के अंदर लगभग आप यहाँ तक के वैष्णो देवी भी जम्मू से जाते हैं ना जी, तो वहाँ पर खच्चर वाले ज़्यादा जो है ना वो पहाड़ी हैं जी। पहाड़ी जो है वो अलग अलग उनमें सेक्टर पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल, गुजर भी है, बकरवाल भी है, ठीक है जी। ये अलग अलग एथनिसिटीज़ है। इसी तरह से पहलगाम के इलाके में भी मेजॉरिटी जो खच्चर वालों की कश्मीरी नहीं है, कम है वो। अब मुझे, और वो है बकरवाल, और बोली भी पहाड़ी बोलते हैं। अब इनका जो है अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि जहाँ से ये इनकी जो पूरे ट्रेनिंग का जो सेंटर्स है ना पाकिस्तान के, ये ट्रेनिंग सेंटर, जैसे हमने बालाकोट में मान लीजिए हमला किया, तो वो भी जो है ट्रेनिंग सेंटर वो थोड़ा अपना लाइन ऑफ कंट्रोल से, एलओसी से थोड़ा दूर था। बाकी इनके जो एलओसी के साथ में जो ट्रेनिंग सेंटर्स है नहीं, वो सारे इलाकों में जो बोली है, जो एथनिसिटीज़ है, वो तकरीबन बकरवाल गुजर है जो बटे हुए हैं। जो मतलब पुंछ का जो इलाका उनके पास रह गया, तो वहाँ पर गुजर बकरवाल उनके पास साइड से, हमारे साइड में जो रह गया वो हमारे साइड में था। इसी तरह से रजौरी है, सुरनकोट है, ये सारे मेंढर का इलाका है। तो यहाँ क्या हुआ है कि उनके जो वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं उनको ये मिला देते हैं यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ में, क्योंकि उनका खान पान, उनका पहरावा, उनका बोलचाल, उनकी जो हर चीज़ जो है, उनका डिमीनर जो है वो पूरा लगभग सेम है। तो जो खच्चर चलाते हैं ना, उनके भीतर में इनको अपने बंदे इन्फ्लिक्टेड करना इज द इजीएस्ट थिंग, तो वो उसमें होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो ये 22 अप्रैल की घटना हुई, उससे पहले इन्होंने पूरी अपनी सेटिंग कर रखी थी। इनकी प्लान ही यही थी कि ये इस प्रकार से आएंगे। और वो जो बेसारन की वैली है, हम पहलगाम के अंदर हम जाते हैं ना जी, तो आपको 3 वहाँ पर मुख्य लिदर वैली, पहलगाम एंटर होते ही आपका लिदर जो है वो दरिया जो ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है पूरा घूम के, वहाँ शुरू हो जाता है पहलगाम, और लेफ्ट एंड राइट बैंक में उसके पूरे जो पहलगाम बसा हुआ है। एक बेताब वैली आजकल बड़ी फेमस है, वो उधर जा कर के पहलगाम के अंदर ही, वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे है। इसी तरह से एक आड़ू वैली है, वो लिदर के लेफ्ट बैंक के ऊपर है, आपको ऊपर जाना पड़ता है। दोनों बोथ आर मोटरेबल, दोनों जो है वहाँ से गाड़ी जा सकती है। लेकिन ये तीसरी जहाँ बेसारन के ऊपर घटना हुई ना, ये मोटरेबल नहीं है, क्योंकि हाँ, इसमें क्या हुआ था, किसी जमाने में कच्चा रास्ता बना भी था, मोटर थोड़ी बहुत ही जाती थी, उसको पक्का किया जा सकता था। लेकिन लोकल जो वो एक उनका इकोसिस्टम था, ये खच्चर घोड़े वालों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा हमारा इसमें जो है पूरा एक रोजी रोटी चली जाती है, क्योंकि ऊपर वो मोटर जाती है, तो आप मत लेके जाओ। तो वहाँ आपको घोड़े खच्चर के ऊपर जाना पड़ता है बेसारन वैली में, और उसको कोलिकल लैंग्वेज में मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। इनको पूरा पैटर्न पता था।
कि इन दिनों में लोग आते हैं, छुट्टियां होती हैं अप्रैल में, जैसे स्कूलों में या और कई जगह पे गर्मी शुरू हो रही होती है, मौसम बहुत बढ़िया है वहाँ पे, तो ये लोग आएंगे और काफ़ी हद तक वहाँ पर लोग होंगे। तो इन्होंने पूरा प्लान करके किस तरह से वो कुकरनाग से क्रॉस करके यहाँ बैसारन वैली में आए और बाद में पूरी यहाँ पर काम करने के बाद में दे मेल्टेड बैक इनटू द हिल ट्रैक्स ऑफ कश्मीर। और उनका प्लान यही था कि वहाँ से क्रॉस करके वो किश्तवाड़ को चले जाएंगे और किश्तवाड़ से जो पीर पंजाब की जो रेंज है ना जी, जो पाकिस्तान के बॉर्डर में आकर के यहाँ पर लगती है, वहाँ पर उसके उत्तर में शोपियाँ है और उसके साउथ में पुंछ है। तो ये सारी वहाँ से निकल करके ये वापस निकल जाएंगे। तो ये उनका प्लान था, लेकिन वो उनको वहाँ से निकलने का मौका मिला नहीं। बाद में कुछ हफ्तों बाद में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको जो है आइडेंटिफाई कर दिया और उनको वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, ये तो वहाँ का एक मतलब मैंने बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम चली 16 अप्रैल 22 अप्रैल। अब उसके बाद में इनको पता था, देखिए कैलकुलेशन तो हर बंदा करके रखता है, उनको पता था कि उरी अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ठीक है, उसके बाद में पुलवामा में हुआ तो हमने बालाकोट कर दिया। तो ये पता था कि 26 निरपराध हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके यदि मारा जाएगा तो सरकार खामोश नहीं रहेगी। ये उनकी कैलकुलेशन सही थी, हमारी भी कैलकुलेशन, हमें भी पता था कि आज मान लीजिए कि हम ये तो आज अगर हमारी सरकार ना लेती एक्शन तो हमारा खून सबका जो खून कितना खोलता कि ये तो कल को आकर के कुछ भी करके चले जाएंगे, तो हम क्या खामोश बैठे रहेंगे। तो हमें भी पता था, हमारी सरकार को भी पता था कि हमने एक्शन लेना है एट द टाइम ऑफ आवर ओन चॉइस, और उनको भी पता था कि एक्शन लेंगे और क्या क्या लेंगे, एक्शन किस प्रकार का लेंगे। उन्होंने भी अपनी जो है वो पूरी एक एस्टिमेशन बनाई हुई थी और यूएसए जो था वो करवाने वाला था, उसको भी इस बात का पता ही था। तो उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मोस्टली मैंने जो मीडिया देखा है, ये चीज़ें अभी तक डिस्कस हुई नहीं है। वो ये है कि उन्होंने हमारे रिस्पॉन्स को मिसकैलिब्रेट किया है। हम रिस्पॉन्स करेंगे उनको पता था, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था। उन्होंने एक बड़ा इस टाइप का रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया था कि भाई ऑलरेडी हमने बाढ़ तो ऊँची कर दी थी बालाकोट के टाइम पे, अब भी हम क्या करेंगे, कोई 2-4 प्लेन इधर उधर भेजेंगे, कुछ छोटा मोटा बम्बार्डमेंट करके, ठीक है, हम वापस आ जाएंगे। और क्या है कि हमारे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है स्टेटमेंट दे देंगे कि देखिए हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, हमने ये जवाब दे दिया, वो ऐसा कर दिया। लेकिन हुआ ये था कि हमारे प्रधानमंत्री मीनिंगफुल जवाब देना चाहते थे, वो केवल एक कॉस्मेटिक जवाब नहीं देना चाहते थे जो उन्होंने कैलिब्रेट नहीं किया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने तो देखो 6 मई की रात को 7 मई की सुबह जो थी, है ना, 1:30 बजे हमने तो उनके 10 जो है वो जो टेररिस्ट से उड़ा दिए। पहले वो एक बंदिश रखा करते थे कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का है तो जो होगा पीओजेके में होगा, ठीक है ना, भला कॉरस्पॉन्डिंग जो इलाका है उसको छोड़ करके बाकी जो है दैट इज गोइंग टू बी कंस्टिट्यूट एज वॉर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने तो मुरीद के जो लाहौर के बिल्कुल बगल में है वो उड़ा दिया, हमने बहावलपुर में जो है उसका, और आप तो प्रिसीशन देखिए कि किस तरह से जो सेंट्रल डोम था उसके अंदर घुस कर के हमारा मिसाइल जो है उसने तबाही मचाई थी। तो ये हमने किया, ये उनका बिल्कुल उनकी तवक्को में नहीं था सर। ये बात जो है ये कोई किसी बंदे ने ना, जो हमारे तर्जियाकार हैं उन्होंने सोची नहीं कि वो उनको नहीं पता था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 8 तारीख को हमारा जो मैकेनिज्म था, रिस्पांस का जो मैकेनिज्म था उसको इन्होंने वेस्ट करने के लिए 600 ड्रोन भेज दिए, है ना, 8 तारीख को पाकिस्तान ने। अच्छा, और उसके बाद में उनके कुछ यूएवीज भी आए, कुछ उन्होंने मिसाइल भी फायर किए। ठीक है, अब हुआ क्या, ये भी उनकी तवक्को में नहीं था, जो कैलिब्रेशन में नहीं था कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, हमारे 4 जो इसमें लेयर्स हैं, जो लेगेसी वेपन्स है, उसके बाद आकाश मिसाइल है, उसके बाद में हमारे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उनकी की, और उसके बाद में कई जगह पर हमने जो S-400 यूज़ किया है, उसने तो कुछ मतलब, मैं बीच में उसके बाद में ना थोड़े दिन बाद पंजाब गया था, तो मैंने कई लोगों से वहाँ पर ग्रास रूट पे चर्चा हुई कि जहाँ पर उनके वो ड्रोन्स के टुकड़े मिल रहे थे ना जो गिरे हुए, वो कहते हैं बारात आई थी, जम्मू के इलाके में पूरी ड्रोन्स की बारात आई थी,
यहाँ पर पंजाब में पूरे इलाके में आई, कुछ नहीं कर सके। खाली एक शायद बठिंडा या फिरोजपुर में वो कहीं पर एक ड्रोन ने एक जगह घर में जाके नुकसान किया था। अब ये भी उनकी कैलकुलेशन के बाहर था कि अब करें क्या, क्योंकि उनको तो हीरो बनाना था पाकिस्तान को। तीसरा, जब हमने 9 तारीख रात को 10 की सुबह को हमने जो तबाही मचा दी, नूर खान को मटिया मेट कर दिया, उनके बुलारी को हमने तबाह करके रख दिया, उनके किराना हिल तक हम पहुंच गए। तो जब ये हुआ ना तो वो बिल्कुल ही जो है वो पागल हो गए थे, यूएसए समेत, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी सीआईए और आईएसआई की थी। वो पागल हो गए कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स है, इन्होंने कर दिया, हम तो हीरो बनाना चाहते थे, आसिफ मुनीर को कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके जो डीप स्टेट के मीडिया सेल्स उनको इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में दे दिया कि पाकिस्तान डोमिनेट्स एयर स्पेस, ठीक है। वाशिंगटन पोस्ट ने उनको हीरो बना दिया, बीबीसी ने उनको हीरो बना दिया, अल जजीरा तो खैर चैनल ही जो है वो इनका है, तो उसने हीरो बना दिया। तो जितने इनके इंटरनेशनल चैनल थे, ग्लोबल टाइम इनकी बड़ी तारीफ कर रहा है, चाइना का जो माउथ पीस है, ठीक है, वो उन्होंने सबने इनको हीरो बना दिया। अब हुआ क्या कि धीरे आज के युग में सैटेलाइट इमेजरी हर बंदे के पास है, सरकारों के पास है, प्राइवेट लोगों के पास है। हमने तो पहले जो मीडिया में डाली, जो अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज हैं सैटेलाइट इमेजेस जो उनकी इमेजरी जिनको वो बेचती हैं, तो वही डाली थी। बाद में लास्ट कहते हैं कि स्टॉन कैमल्स बैक जो स्विस रिपोर्ट आ गई, उसने कहा ये तो अगर एक घंटा भी आगे चले जाते पाकिस्तानी थे तो खत्म हो जाने थे पूरी, ठीक है ना। क्योंकि उनकी जो अपना एक रिटेलिएशन जो उनकी पावर थी वो हमने 10 तारीख सुबह, मतलब 9 की रात सुबह खत्म कर दी थी। ये तो उनकी तकदीर अच्छी थी कि वो उनका सीज फायर हो गया। सर सीज फायर नहीं हुआ होता ना अगर, तो बहुत कुछ हो जाना था। नेवी तो आज कराची हार्बर के बाहर खड़ी थी हमारी, ठीक है, और इधर से हम पूरे तैयार बैठे हुए थे, हमारा पूरा आर्सेनल इंटैक्ट था, हमारा जो है सरफेस टू एयर मैकेनिज्म है वो पूरा इंटैक्ट था। तो हमने तो उनका पूरे उनके वाक्स हमने खत्म कर दिए, ठीक है। उनका चाइनीज जो है HQ-9 जो सिस्टम था वो हमने तबाह करके रख दिया, ठीक है। वो उनका तो हमने पूरा मटिया मेट कर दिया था। अभी ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जीत दिखाएं कैसे, दिखानी थी क्योंकि स्क्रिप्ट थी, क्योंकि आगे उनको काम लेना था उनसे। तो उन्होंने किया, रातों रात इसको फील्ड मार्शल बनवा दिया। किस लिए बनवाया जी, कोई पूछे तो सही, क्या किया उसने जो उसको फील्ड मार्शल बनवा दिया। ये बातें तो साबित हो गई, मैंने आपको चंद शब्दों में बता दिया कितनी मार पड़ी है उनको, है। उसके बाद भी फील्ड मार्शल बना दिया क्योंकि दैट वाज स्क्रिप्टेड। उसको एलिवेट करना स्क्रिप्टेड था, क्योंकि अगर ये शहबाज शरीफ के साथ में जो है कोऑर्डिनेट करते हैं तो शहबाज शरीफ की जो साथ में कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तानी अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि उधर आज भी पॉलिटिकल हीरो कोई है तो इमरान खान है जो जेल के अंदर बंद है, ठीक है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ जो है, अच्छा वैल्यू किसकी थी, आर्मी की, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पर इनग्रेन्ड है, वहाँ की अवाम में इनग्रेन्ड है कि अवर सेवियर्स आर ओनली आर्मी पीपल। बहुत बच्चों के दिमाग में एक घुसा हुआ है। अब क्या है कि उन्होंने फिर क्या है, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव को एलिमिनेट करवा दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जैसे होता है ना कि किसी गली के छोटे मोटे बंदे को आप अपने घर पे खाने पे बुला लेते हो तो सारे मोहल्ले में शोर मचाता है जाकर, देखो जी आज तो हम फलाने जो है वो जमींदार साहब के यहाँ जाके खाना खा के आए हैं। तो इन्होंने ये ढिंडोरा पिटवाना था इनसे, पाकिस्तानियों से, तो ट्रंप ने उसको खाने पे बुला लिया और ये बड़े खुश हैं। पूरा पाकिस्तान मीडिया जो है वो ठाठा कर रहा है कि देखो जी आज हमारा तो क्या इंटरनेशनल जो स्टेटस बड़ा बढ़ गया है, हमारी तो शनाख्त जो है बहुत ऊपर चली गई है। हमारे तो सिपा सलार को उन्होंने वहाँ पर ट्रंप ने बिठा के खाना खिलाया। बाद में अगली बार वो हाथ में कुछ 4 पत्थर लेकर के यहाँ से चला गया बॉक्स में सेल्समैन बन के। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी और उसके पीछे रीज़न यही था कि किसी न किसी सूरत में ये यूएसए जो है पाकिस्तान को चाइना से अलग करना चाहता था। और आज आप देखो ना घटनाक्रम रुक गया आके, आज देखो कि आज उसको दलाल बनवा दिया है ईरान और सऊदी की वॉर में। मुझे बताइए सबसे बैड कैंडिडेट अगर कोई है दलाली में तो पाकिस्तान है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि तुम्हारा तो मुआहदा हो चुका है सऊदी अरब के साथ में डिफेंस का, ठीक है। ईरान उसको अटैक कर रहा है, ठीक है। सऊदी तुमको बोल रहे हैं मेरे पास में बंदे भेजो यहाँ पर,
ठीक है, तो वो कहता है कि इधर इधर कुआं इधर खाई, तो मर जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा करवाने, और ये इनको क्या था कि हमारा स्टेटस इंटरनेशनल स्टेटस बढ़ गया, हमने लोगों को यहाँ पर होस्ट किया है, तो ये अपने चक्कर में वहाँ पर पाकिस्तानी जो बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली सारी बात जो है वो पहले से लेकर एंड तक पूरी स्टोरी थी। उसमें हो क्या रहा है, इनकी स्टोरियों, इनके जो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, सब उसमें हम सफ़र करते हैं। हमको हमको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ हैं उनको हमको पूरी होनिंग करनी पड़ेगी। हमको हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा है वो ऊपर लेके जाना पड़ेगा। हम नहीं बैठ सकते चुप करके, क्योंकि उधर चीन जो है, अब इस चीज़ का बात फ़ायदा चीन देखना है, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर एंगेज है इस वक्त ईरान के साथ में। इस बात का फ़ायदा चीन लेगा ही लेगा, किसी कहीं ना कहीं जगह पे उसने चालू कर दिया। आपको अलग हम शो करेंगे कि नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, सब जगह उसने वापस से अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी है। नुकसान हमारा ही है, क्योंकि ये तीनों जो है हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ले जाकर के ये है कि हमको एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है कि वो तो जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो बंद नहीं करेंगे। ये वही विजुअल थिंकिंग होगी कि नहीं जी, आज अमेरिका हम क्वाड में ये उनके साथ में है, या फलाना है, या चीन के साथ हमारा इतना ट्रेड होता है, वो कोई परवाह नहीं करता ट्रेड की। तो हमारी गलती है कि हम उसके साथ ट्रेड करते हैं। चीन के साथ में क्यों करते हैं, क्यों नहीं हमारे यहाँ पर ये बार बार मेक इन इंडिया की करते हैं, तो मेक इन इंडिया करें ना यार। क्या क्यों आप छोटे से छोटा टॉय से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, आपके यहाँ पर जितना माल बिक रहा है, वॉशिंग मशीन और एसी एंड ऑल दैट, किसी भी ब्रांड के हों, बने तो वही है सारे के सारे। आपके बड़े से बड़ा उद्योगपति वहां से लेकर आया, चीन की इकोनॉमी को तो फीड आप कर रहे हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट को इस एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। लेकिन आपने, मैं आपके एक बात का जवाब दे दूं, आपने कहा कि चीन नेपाल में भी घुस रहा है, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका के अंदर भी। एक आपको मैं अपडेट दे दूं इस टाइम पे कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंचा, वो इंडिया आने वाले हैं। जब भी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो इंडिया आता है पहली बार। और इससे पहले प्रचंड थे एक बार, वो चाइना चले गए थे, क्योंकि नेपाल को पता है कि इंडिया हमारा दोस्त है, हमें उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो एक अच्छी खबर है इसके लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, यूसुफ चले गए हैं, तो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है। और उन्होंने पाकिस्तान को क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि आप अपना जवाब दीजिए, जो आपने 71 में मैसेकर किया था। फिर साथ में बांग्लादेश ने इंडिया से कहा कि हमें तेल चाहिए, तो इंडिया ने तेल दे दिया, क्योंकि हम देंगे तो कुछ लेंगे। चाइना ने तो तेल दिया नहीं उनको, तो उनको इंडिया की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही। तीसरी बात कहूंगा कि अगर श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका का जो पोर्ट है, जो इनका मेन पोर्ट है, जहाँ उस पे इंडिया को एंट्री दे दी है। हमारा जो यहाँ उसको इंडिया की एंट्री मिल गई है, और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि हम चाइना को वहां पे काउंटर कर रहे हैं। और साथ में एक और बात कहूंगा जाते जाते, कि बेसिकली लोग क्वेश्चन तो कर रहे थे कि हमने इतना टाइम कैसे लगा दिया, जो यहाँ पे टेररिस्ट से जो मार के चले गए थे, जो पहलगाम में टेररिस्ट। एक और बात बता दूं, 1995 में उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हमारे कंट्री के अंदर, पहलगाम के अंदर 6 फॉरनर्स को किडनैप कर लिया था। अल फरहान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस टाइम पे रूल था कांग्रेस का, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कौन उठा के ले गया। उस टाइम पे आर्मी नहीं गई, क्योंकि आर्मी के पास, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, नाइट विजन के इक्विपमेंट नहीं थे, आर्मी जंगल में जा नहीं सकती थी। और आज हमारी आर्मी गई है, उन्होंने मारा, टाइम लगा, लेकिन उस टाइम पे जो अल फरहान के लोग थे उनको पकड़ भी लिया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे बैठे हैं। और वो किया था रॉ ने। रॉ का जो एयर विंग है वो बड़ा एक्टिव हो गया था, हमारे सोर्सेज एक्टिव हो गए थे। और हमने जब आइडेंटिफाई किया, उस टाइम पे जो पीएम है हमारे नरसिम्हा राव, उनको रॉ के चीफ ने कहा हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे कमांडो खड़े हैं, क्या अटैक कर दें। नरसिम्हा राव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था कि अगर कोई मारा गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से वो मिस हो गए। फिर दोबारा जब उनको आइडेंटिफाई किया तो नरसिम्हा राव को फिर फोन किया गया। नरसिम्हा राव उस टाइम पे साउथ में बैठे थे। नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया, और अल्टीमेटली वो वेनिश हो गए। किसी ने नहीं पूछा कि आपके जो अल फरहान ने लोगों को किडनैप किया था कहाँ गए। लेकिन जब यहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ, यहाँ पे शोर मचा रहे थे कि कहाँ भागे, हमारी आर्मी क्या कर रही है, आर्मी पे क्वेश्चन उठा रहे थे। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली हमने मार दिया। लेकिन अल फरहान के जितने भी मिलिटेंट थे उनको कोई नहीं नुकसान हुआ, दोबारा पाकिस्तान के अंदर चले गए। हाँ, कुछ आप ऐड करना चाहें तो? मैं खाली एक ही ऐड करना चाहता हूँ कि इतने साल जो इंसर्जेंसी चली है ना, लेट 80s में कश्मीर में शुरू हुई, अभी तक चल रही है। तो इसमें हुआ क्या रहा था कि हम केवल जो है वो कोई भी बात होती थी, हम उसके भुगत भोगी थे। वन साइडेड गेम चल रही थी, ठीक है। टेररिस्ट को पता था कि यहाँ से जाएगा, अपना जो काम करेगा, और यहाँ पर भी जो है उनकी पूरी ऐशो
जो उनकी ऐश्वर्य है पूरा उनको इंतज़ाम उनका यहाँ पर किया जाता था, जो भी टेररिस्ट क्रॉस द बॉर्डर से आते थे, ठीक है। क्योंकि इनको लगता था, ये अवाम के दिमाग में इतनी जहर भर दी थी इन्होंने, हुर्रियत वालों ने और मीर वाइफ ने और बाकी लोगों ने, कि भाई दे आर योर सेवियर्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके वापस जाते थे, उनको ज़मीनें अलॉट कर दी जाती थी, ठीक है। मेरे पास तो पूरा उन लोगों का रिकॉर्ड है। अब क्या होता था कि ये एक बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव उनके लिए इंसेंटिव था। जो टेररिस्ट बनता था, जो मदरसे से निकलता था, अपने मुरीद के से या बहावलपुर से या बाकी के जितने या बालापुर से, अब क्या हो गया पिछले 4-5 साल में उनको एक बात का एहसास हो गया है कि दुनिया में हम कहीं भी होंगे, कश्मीर में वारदात करने के बाद में तो हमारी जिंदगी की गारंटी नहीं है। ये टू वे सिस्टम अभी शुरू हुआ है, ठीक है, 4-5 बिल्कुल सही बात है। अननोन गनमैन का सिस्टम शुरू हुआ है, जैसे पीएम मोदी ने कहा घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल नहीं, देखो ना जी, कमजोर का कोई साथ नहीं देता दुनिया में, बात समझ लेना। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इतिहास में आप जब तक देखिए, जब तक के लोगों के पास डाटा है ना, आप किसी साल का 200-250 साल पहले का निकालो, दुनिया की इकोनॉमी को हम ही डोमिनेट किया करते थे और फायदा क्या था, गुलाम थे। तो आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करो, आप चलाओ, कि आपका सिलेंडर नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप चलाओ, शोर मचाओ, आपका हक। लेकिन इस सारे चक्कर में आप आपकी नेशनल सिक्योरिटी को मत भूलो, जो हमारी कमी रही है ना उसको मत भूलो। और ये बात एक दुनिया में एक हमारा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 25-30 साल पहले हमने टेररिज्म के ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई थी, वो था जीरो टॉलरेंस। कि टेररिज्म की बात है तो इसमें टॉलरेंस नहीं है। फिर इसमें हमको वकील, दलील, अपील, हमने कुछ नहीं देखना। हमारी फोर्सेस ने जाकर अगर एनकाउंटर के टाइम पर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है तो वो हमारा प्रीएम्प्टिव काम, जो हमारा हक है, जीरो टॉलरेंस, ओके। इसी तरह से अब हमको एक और पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, जैसे इजराइल ने दी थी, कि उनके यहाँ पर कोई भी जान माल का नुकसान करके उनका दुनिया में कहीं भी छुप जाएगा, वो पीछा करेंगे और उसको मारेंगे, ठीक है ना। ये हमने करना और हमको करना चाहिए। मैं आपको मैसेज इसी बात के साथ में मेरी स्टेटमेंट में बंद करता हूँ कि पहलगाम जो है रोकने हैं ना आपने, अगर ये घटनाएं, उरी, पहलगाम, पुलवामा, मुंबई 26/11 के अटैक, अक्षरधाम के अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक, दिल्ली में जगह जगह पे भारत में अटैक, ये रोकने हैं तो एक स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि जो परपेट्रेटर्स हैं इसके, वो दुनिया में कहीं भी होंगे, ठीक है ना, उनको वो समझ के चले कि उनकी जिंदगी है थोड़े दिन की, लोन की है, उनको हमें छोड़ना नहीं। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी आप देखिए, अननोन गनमैन ने जो 1999 का जो IC-81 को हाईजैकिंग हुई थी, सारे के सारे लोगों को मार दिया। जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया था उनको मार दिया, जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था उनको मार दिया, जिन्होंने इससे पहले उरी में अटैक किया था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाकी भी जो मिलिटेंट है उनको मारा जा रहा है, और मारना एक हमारी कंपल्शन बन चुका है। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, लेकिन मेन पर्पस इस प्रोग्राम का था कि इस टाइम पे सालगिरह चल रही है पहलगाम अटैक की, और उसमें एक क्लियर देना लोगों को मैसेज कि इसके पीछे अमेरिका था। पहले हम सोचते थे कि पाकिस्तान हमारा एनिमी नंबर 1 है, फिर 2008 और 11 में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, पुराने डिफेंस मिनिस्टर, ने कहा जी सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो चाइना, लेकिन आज इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अमेरिका है। ये ट्रंप ने ओपनली क्लियर कर दिया। जिस तरीके से पहलगाम अटैक के अंदर डीप स्टेट कहा था, जिस तरीके से पीएम मोदी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, उससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि अमेरिका हमारा नंबर 1 एनिमी है और हमें उससे बच के रहना है। इसी से प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपने कमेंट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।